नमस्कार। 3 PM संस्करण में आपका प्रणाम इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 4 अक्टूबर को पीएसी की एक बैठक होनी है और उस बैठक से पहले सेबी की एक महत्वपूर्ण बैठक आज हो रही है। जब से उनकी अध्यक्ष माधवीपुरी बुच हिंडनबर्ग रिसर्च के जांच दायरे में आई है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से उन पर कई आरोप लगाए गए हैं, तो ये तय है कि 4 अक्टूबर को पीएसी या लोक सेवा समिति की जो बैठक होगी, उसमें सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच को बुलाया जाना तय है। चूंकि संसदीय लोक लेखा समिति 4 अक्टूबर को अपनी तीसरी बैठक करने जा रही है, इसलिए सभी की निगाहें इस पर टिकी हैं कि कार्य समिति सेबी के अध्यक्ष माधवीपुरी बुच को बुलाएगी, जिन पर हितों के टकराव का आरोप है। ये उन रिपोर्टों की मद्देनजर आया है जिनमें कहा गया है कि पीएसी ने वित्त मंत्रालय से सेबी के पिछले वित्तीय वर्ष के खातों की विस्तृत समीक्षा करने के लिए कहा है। वह बुच को अपने समक्ष पेश होने के लिए बुला सकती है। मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल की अध्यक्षता वाली पीएसी द्वारा 29 अगस्त की बैठक में एजेंडा आइटम के रूप में संसद के अधिनियमों द्वारा स्थापित नियामक न्यायकों की समीक्षा, जिसमें सेबी भी शामिल है, को पेश किए जाने के बाद राजनीतिक विवाद शुरू हो चुका है। आज जो बैठक है उसमें भी कोई महत्वपूर्ण फैसला लिया जा सकता है और इस पर डिस्कस करने के लिए हमारे साथी गिरीश जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है गिरीश जोशी जी आपका। ये जो आज जो सेबी की ये महत्वपूर्ण बैठक हो रही है और 4 अक्टूबर को पीएसी की बैठक होनी है, माधुरीपुरी बुच के मामले में एक आरटीआई फाइल की थी कॉमोडोर लोकेश ने, और उसके बाद उस रिपोर्ट को सार्वजनिक, मतलब उन्होंने ये पूछा था कि माधुरीपुरी बुच जब सदस्य थी, डायरेक्टर थी, और उसके बाद जब वो चेयरपर्सन बनी तो उन्होंने अपने जो भी स्टेटमेंट्स थी या फाइनेंशियल उनकी इन्वेस्टमेंट्स थी, उसके डिस्क्लोजर्स किस किस तारीख को दिए, और क्या उन्होंने चेयरपर्सन बनने से पहले अपनी सारी इन्वेस्टमेंट्स डिस्क्लोज की थी, या अपने हस्बैंड के जो उनके साथ उनकी एडवाइजरी बोर्ड था जिसमें 3 करोड़ रुपए की इनकम भी आई है। एडवाइजरी जो उनकी कंपनी थी यहाँ पर, और एक कंपनी उनकी सिंगापुर पर थी। तो आरटीआई के रूल 81J के तहत आपको याद होगा कि एक डेटा का प्रावधान संसद में पारित हुआ था, जिसमें आरटीआई के 81J में एक संशोधन लाया गया सेक्शन 444 पे, कि कोई भी इंफॉर्मेशन पब्लिक ऑफिसर की या पब्लिक में जो भी कार्यरत लोग हैं, उनकी इंफॉर्मेशन इस तरीके से नहीं दी जा सकती अनलेस वो पार्टी जो है वो उसमें या तो इन्वॉल्व हो या उसके कोई काम इस तरीके के फंसे हों या कोई कोर्ट केस हो जिसमें ये इंफॉर्मेशन उस रिलेटेड पार्टी को दी जा सकती है, पर आरटीआई में नहीं दी जा सकती। आपका इन दोनों मामलों पर सेबी की माधुरीपुरी बुच को प्रोटेक्शन देने पर, और जो नियमित जांच होनी चाहिए आरटीआई पर, किस तरीके की पाबंदियां लगाकर उनको बचाने का जो मामला है, इसमें सेबी की जो आज मीटिंग है वो कितना माधुरीपुरी बुच पर कार्रवाई करने के में सक्षम है, मैं आपसे समझना चाहता हूं। जी धन्यवाद अतुल जी। देखिए, इसमें इनिशियली जो ये बनाया गया था सेबी, उसी वक्त से देखिए इनका कोई क्लियर मैंडेट नहीं था। 1988 में ये रेजोल्यूशन से बनाया गया था क्योंकि शेयर मार्केट में काफी घपले हो रहे थे, हर्षद मेहता वगैरह के सारे फेमस केसेस आए थे। फिर 1992 में इसको इन्होंने एक्ट करके कन्वर्ट कर दिया। उसके बहुत ही स्ट्रिक्ट नॉर्म्स थे, तो वो उनको बनाया गया था रेगुलेशन करने के लिए। उसमें आज भी जो एक मीटिंग चल रही है उसमें वो बैंकिंग्स पे भी डिसाइड कर रहे हैं, नॉन बैंकिंग्स पे, कि भाई आपने आपका रेगुलेशन वगैरह किया दिया, 25 करोड़ का अगर आपने डिपॉजिट इकट्ठा नहीं करा, तो ये डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज है जेपीसी के आगे जाने के पहले। और इनको प्रोटेक्ट करने के चक्कर में तो आप देखिए कि अपना इन्फोसिस के जो एक्स फॉर्मर है, एक डायरेक्टर है, इन लोगों ने ऑलरेडी स्टेटमेंट्स दे दिए हैं कि भाई ये माधवी बुच का हम लोगों ने सब साथ में काम किया है, तो हमने उनको देखा है। मोहनदास पाई है फॉर्मर सीएफओ इन्फोसिस के, वो बता रहे हैं कि भाई मैंने उनके साथ काम किया है, उनकी इंटेग्रिटी पे कोई डाउट नहीं करना चाहिए। कृष्णामूर्ति सुब्रमण्यम है जो खुद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहे हैं सेबी के, उन्होंने बोला था कि भाई ये जो है हिंडनबर्ग शॉर्ट सेलिंग वालों को, इंडिया की मार्केट जो बढ़ रही थी
उसको कैसे तोड़ना है, इसके पीछे का ये पूरा एक षड्यंत्र है। तो ये एक अटेंशन डाइवर्ट करने का स्टेटमेंट है। JN गुप्ता जो है वो भी फॉर्मर डायरेक्टर थे सेबी में। तो ये लोगों ने एक डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज शुरू कर दिया है कि सब जो हुज एंड हुज हैं सेबी के साथ कनेक्टेड, वो पब्लिक को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ताकि जेपीसी में आप देखिएगा, एक तो ये जेपीसी में अगर अपना पार्लियामेंट्री कमेटी अकाउंट्स में जाएंगे तो वहां राहुल गांधी बैठे हुए हैं, तो ये उनको ये एडेड एडवांटेज ये होगा कि भाई वो तो अपोजिशन वाले हैं, तो वो इसको बदनाम करेंगे, क्योंकि ये हकीकत ही है। और उन्होंने बहुत ही ओवर टाइम करके मार्केट को काफी अफ्लोट रखा है। आप देखिए कहीं से पैसा आ रहा है। आप एवरेज देखिएगा, जब भी अडानी का शेयर गिरता है तो 24 घंटे में एक सोशल मीडिया पे या लाइव टीवी पे कुछ प्रोग्राम्स आते हैं कि अभी ये एक्विजिशन कर रहे हैं, अभी ये सीमेंट की कंपनी ले रहे हैं, इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है। तो ये जो पुरानी थियरी थी कि भाई सोशल मीडिया और मीडिया के थ्रू कैसे शेयर मार्केट को अफ्लोट रखा जाए, वो टैक्टिक्स इन्होंने करी हुई है। इसमें क्या गलत हुआ है, फॉरगेट हिडनबर्ग। लेकिन अगर अभी जो एलिगेशंस हो रहे हैं कि इसका वेस्टेड इंटरेस्ट था, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, उसके बारे में आप क्या जवाब देना चाहते हो? तो वो नहीं दे पाएंगे, इसीलिए आप देखिए। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है कि सेबी का एक मेजर पावर, इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्वासी जुडिशियल, क्वासी लेजिस्लेटिव और क्वासी एग्जीक्यूटिव, ये तीनों पावर्स उसके पास है। मतलब इंक्वायरी भी ये करें, अरेस्ट भी ये करें, FIR भी यही फाड़ें और फिर जजमेंट भी यही देते। तो ये जो इनको, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि दे आर जुडिशियल कॉन्स्टिट्यूशनल पावर इन देमसेल्फ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ये देखना चाहिए कि यू कैन नॉट रेस्ट ऑल द पावर्स इन सम पार्ट। आपने कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दे दिए तो आप उसको चैलेंज नहीं कर पाते हो, ये तो गलत, मतलब पब्लिक का इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन सेबी का बनना वो उधर से ही डाउटफुल है। अभी ये देखिए जो काम कर रहे हैं अनिल अंबानी की और 24 कंपनियों को इस वक्त ही डिलिस्ट करने का क्या मतलब था? व्हाई हैव यू रिस्ट्रिक्टेड देम? क्योंकि प्रोक्योरमेंट ऑफ, जैसे ही अडानी की कोई कंपनी स्लो पड़ेगी तो उसको मर्जर या एक्विजिशन के लिए अप्लाई ना करे, इसलिए उसको वहां से कट कर दिया गया। तो इनकी जो भी गेम्स हैं वो बिल्कुल वन साइडेड है। वो किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो समझ रहे हैं। माधवीपुरी बुच के और उसके हस्बैंड के क्या कनेक्शंस थे, ये तो पूरे वर्ल्ड के पब्लिक डोमेन में आ गया है। अभी भी आप देखिए कि जो चेन्नई में जो ये आ रहा है रियल एस्टेट महेंद्र का, अपना हीरानंदानी का, उसमें भी ब्लैक रॉक इन्वॉल्व है। 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 350 एकड़ में आ रहा है। तो इनको अभी भी इंटरेस्ट दिलवाना शुरू है, करेंगे। मैं नहीं समझता हूं कि इसके अंदर बहुत बड़ा कुछ एक्शन आएगा, लेकिन जो नॉर्म्स है सेबी के, उसमें से कोई एदर नहीं हो रहा है। तो अभी ये NBFC पे प्रेशर लाएंगे। और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है कि इसने, पलक शाह ने जो एक आर्टिकल लिखा है उसमें उसने क्लियर चीज लिखी है कि अभी जो ये क्या इसको बोलते हैं कि जो टेम्पररी डायरेक्टर्स रखने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग, उसमें एक है मोहम्मद अंसार, अपना सॉरी क्या है उनका जो मिस्टर चीमा, ये मिस्टर चीमा। हाँ वो आप बताइए। बैकग्राउंड बताता हूँ। सेबी की अध्यक्ष माधवीपुरी बुच के ईडी में JP गर्ग, मुरलीधर राव और BN साहू की जगह 3 कार्यवाहक निदेशक नियुक्त किए गए हैं। और इनकी नियुक्ति माधवीपुरी बुच ने चेयरपर्सन रहते की है। जो जल्द ही नवनियुक्त कार्यवाही में ईडी में एक मनिंदर चीमा है, एक N हरिहरन है और एक जीवन सोन पेरोटे हैं। जीवन सोन पेरोटे हैं। और इसमें मजे की बात यह है, जो चीमा है वो वहां पर जब सेबी के जूनियर ऑफिसर स्ट्राइक कर रहे थे और सेबी के दफ्तर के बाहर वो जब, और वो उस यूनियन के प्रेसिडेंट भी हैं, तो इसका मतलब है यूनियन को सेबी की एडजस्ट करने के लिए चीमा साहब को टेम्परेरी वहां पे नियुक्त किया गया है, कार्यवाहक अध्यक्ष। तो अब आप समझ लीजिए कि किस तरीके से गैर पेशेवर कार्य किए जा रहे हैं, विरोध प्रदर्शन करने वालों को किस तरीके से एडजस्ट किया जा रहा है। और इसमें एक चीज और है, वित्त मंत्रालय में सेबी के एक अधिकारी के खिलाफ सेबी कर्मचारी सेवा विनियमों के उल्लंघन करने के आरोप में एक शिकायत भी लंबित है। सेबी प्रमुख के खिलाफ आरोपों पर स्पष्टीकरण देने वाली एक प्रेस विज्ञप्ति प्रसारित करने के संबंध में यह शिकायत की गई थी। तो ये जो शिकायत है अधिकारी के खिलाफ, ये और चीमा जी का अपॉइंटमेंट, ये बड़ा क्लियरली दिखाता है कि किस तरीके से इन लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। माधुरीपुरी बुच जो हैं वो सेबी के अंदर लोगों को नियुक्त करके अपनी गुडविल
वापस लेना चाहती। जी गिरीश जोशी जी, आप इसको कंटिन्यू करें। हाँ, तो ये मैं चीमा जी का जो आपने विस्तृत से बताया, मैं उसी पे आ रहा, क्योंकि अभी जो इनको उसके बाद जो सैलरी एनहांसमेंट मिला है, जो इनको प्रमोशन किया गया, वो एक नॉर्मल आईएएस लॉबी से भी ऑलमोस्ट 23% ज्यादा है। तो अभी ये डिससेटिस्फेक्शन आईएएस लॉबी में भी जा रहा है कि भाई ये तो क्या मतलब हुआ। आप समझ सकते हो कि इतना सारा उनको पैसा देने का मतलब, इंटेंशन इज वेरी क्लियर। अब इसमें और एक एडवांटेज देखिए कि अभी बिल्कुल 6 महीने पहले रविंद्र भारती करके एक जो इन्फ्लुएंसर था, मार्केट इन्फ्लुएंसर, उसको सेबी ने बोला है 12 करोड़ रुपया आप नोस्टर अकाउंट में डाल दीजिए, एस्क्रो अकाउंट में, क्योंकि आपने मार्केट इन्फ्लुएंस इस तरह से किया था कि भाई आप में 1000 टाइम्स आप उसको प्रॉफिट देने वाले थे। तो मार्केट इन्फ्लुएंसर की पेनल्टी है उसमें। लास्ट ईयर में भी एक बाप ऑफ चार्ट करके एक मोहम्मद अंसारी ने शुरू किया था, उससे भी उन्होंने 17 करोड़ रुपए की पेनल्टी करवाई है। दिस इज टू स्टॉप द मार्केट इन्फ्लुएंसर। लेकिन मार्केट इन्फ्लुएंसर का हिडन एडवांटेज गवर्नमेंट को जो है, वो आप देखिए कि उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। अभी इन्फ्लुएंसर मार्केट का डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली पता चलता है कि ये $12 मिलियन की 2022 में मार्केट थी, आज ये $28 बिलियन की हो गई। तो इसमें जो मार्केट इन्फ्लुएंसर है, आप देखिए अभी हर एक चैनल पे, फेसबुक पे, सब पे सारे मार्केट इन्फ्लुएंसर आ रहे हैं, और वो जिस जिस उनका कॉन्टैक्ट होता है वो इन्फ्लुएंस करते हैं, वो पैसा ला रहे हैं और वो पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं। तो उसी के सौरभ, इसको अगर आप बंद करोगे तो यूपी में जो गवर्नमेंट ने बोला कि आप हमारा अगर अच्छा बोलोगे तो 8 लाख रुपया देंगे, दैट इज ऑल्सो ए मार्केट इन्फ्लुएंसिंग थियरी। तो गवर्नमेंट को पैसा मिल रहा है तो वो भी मैं नहीं समझता मार्केट इन्फ्लुएंस तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होंगे। तो आपने जो भी नॉर्म्स बनाए वो फ्लोट होते चले जा रहे हैं, तो मार्केट इन्फ्लुएंसर की पेनल्टी क्लॉज भी ढीला हो गया है। तो अभी इसके मैं नहीं समझता हूँ कि इसके बाद ये एक्सप्लेनेशन क्या आएगा। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू वॉच, लेकिन मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट जब तक ये बैठे हैं इसमें माधवीपुरी बुथ पे कोई आँच आने देंगे। जी, आपने कहा कि माधुरीपुरी बुच पर आंच नहीं आने देंगे। बहुत सारी चीजें उसके बाद भी हुई हैं। मेरे पास एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि आरटीआई के एक्ट 81J, जिसमें जो भी पब्लिक ऑफिस में आदमी बैठा है उसके खिलाफ आप आरटीआई डालिए। जो भी इंफॉर्मेशन है वो चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर डिसाइड करेगा, स्टेट कमीशन के हो या सेंट्रल कमीशन के हो, जो भी स्टेट यूनिट है या सेंट्रल यूनिट है या पीएसयू है, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर के हाथ में है कि वो इंफॉर्मेशन देनी है कि नहीं देनी। जो ये नया डेटा बिल आया है पार्लियामेंट में जिसको पास कराया गया है, उसमें प्रावधान है कि 81J के अंदर आप पर्सनल इंफॉर्मेशन पब्लिक ऑफिस में बैठे लोगों की नहीं दे सकते, और उसको लागू किया जा रहा है। पहला उसका एग्जाम्पल सेबी का केस है। हमारे साथ कॉमोडोर लोकेश बत्रा हैं जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उन्होंने अभी मुझे मैसेज दिया है और वो कह रहे हैं कि जब मैंने आरटीआई डाली तो उसका जवाब यह आया कि पब्लिक ऑफिस में बैठे आदमी की इंफॉर्मेशन या तो हम एक कंसर्न अथॉरिटी को दे सकते हैं, आरटीआई के तहत नहीं दे सकते हैं। तो क्या आरटीआई को भी खत्म करके पब्लिक ऑफिस में बैठे करप्ट लोगों को बचाने की कोशिश सरकार कर रही है? मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ। निजर, आप देखिए इनकी जो इंटेंशंस है वो तो 2002-03 से ही गलत चल रही थी। ये अन्ना हजारे को खड़ा करके आरटीआई करवा के उन्होंने सारे एडवांटेज ले लिए ऑपोजिशन के पेपर्स लेने, और आने के साथ ही 2014 में से तो 2014 से इनकी ये इन्फ्लुएंस तो शुरू थी कि आरटीआई को कैसे डाइल्यूट कर दें। ऐसे तो एम्पल ऑफ केसेस हैं जहां पे इंडिविजुअल केस जब डाला जाता है, 1-to-1 केस है, उसको बोलते थे कि आप थर्ड पार्टी हो। अब वो सेकंड पार्टी है या अफेक्टेड पार्टी, उसको प्रूव कैसे करेगा? उसके बाद आप अपील में जाते हो, अपील में उसमें पेनल्टी क्लॉज है अगर आपको जवाब नहीं दे दिया गया। और अभी तो इतना ये बोल्ड हो गए कि लिख देते हैं कि आपने जो इंफॉर्मेशन मांगी है ऐसी कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास है नहीं। प्रधानमंत्री जी की डिग्री की इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है, ऊपर से उनके ऊपर केस कर देती है यूनिवर्सिटी अरविंद केजरीवाल पे। तो ये तो इनका ये इंटेंशन था, इन्होंने बहुत ही पहले से प्लानिंग करके आरटीआई को लगवाया, कांग्रेस के रेजिम के सारे पेपर्स इकट्ठे कर लिए, अब ये अपने आप को बचाने के लिए डाइल्यूट करते चले। और मैं समझता हूं अभी कोई इसमें नई बात तो है नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाली पार्टी ही नहीं है। दे आर नॉट इंटरेस्टेड। जो सुप्रीम कोर्ट में कवर दे सकती है, उनके जज होते हैं तो वो एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। दिस इज द बिगेस्ट मोकरी ऑफ जुडिशरी। आप कोर्ट को भी बंद कवर में जवाब दे रहे हो। अगर आप पब्लिक के टैक्स से पगार ले रहे हो तो आप उनके पब्लिक सर्वेंट हो, यू आर बाउंड टू एक्सप्लेन द पीपल। आज मैं टैक्स दे रहा हूं तो मेरे को हक है, मैं पूछूंगा कि भाई मेरा पैसा का इस्तेमाल कहां हो रहा है, लेकिन उन्होंने सारे ही वो सिस्टम डाइल्यूट कर दिया।
गुजरात गवर्नमेंट में भी आप कितनी एप्लीकेशंस हुई हैं कि भाई आप लोगों ने कहाँ खर्चा किया है, सारे अकाउंट्स डाइल्यूट हो गए। अभी आप रिसेंट केस देखिए, पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ वाले केस में आयुष्मान भारत के पैसे हेल्थ सेक्रेटरी रिलीज नहीं कर रहा था, तो कल कोर्ट ने बोला इसका पगार रोक लो जब तक ये पैसे रिलीज नहीं करता है। तो अगर ये सिस्टम पे हम लोग आ गए कि भाई किस स्टेट गवर्नमेंट को पैसे में दबाना है, किसको छोड़ना है, आप देखिए इतने अगर ऑनेस्ट होते तो जब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि रॉयल्टी और टैक्सेस लेना स्टेट गवर्नमेंट का मिनरल्स में हक है, तो व्हाई हैव दे गॉन टू सुप्रीम कोर्ट? वो 9 जज बेंच है, उनको पता है कि इसकी अपील नहीं होती है, लेकिन डेलिबरेट है, इन्होंने बोल दिया हमको जो करना है वो हम करेंगे, आपसे होता है वो आप कर लो। अब ये डिपेंड करता है पब्लिक पे कि उसको कितना जल्दी रिस्पॉन्ड करके उनको जवाब दे रहे हैं। जी, ये भी सुनने में आ रहा था कि जब चंद्रचूड़ जी के यहाँ प्रधानमंत्री मोदी टोपी लगाकर गणेश पूजा पर गए, तो वो ये स्टेट जो रॉयल्टी की बात आपने माइनिंग की है, जिसका फैसला कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने किया था, उस पर पिटीशन सीजीआई के यहाँ लगी है, शायद उसको रिवर्स कराने का भी प्रेशर उन पे था। और आपने देखा सुरेश कैत की कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक फैसला किया जिसमें अदानी को किसी मामले में बरी कर दिया, और सुरेश कैत साहब अब मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं। पहले उनको जम्मू कश्मीर भेजा जा रहा था, पर वहां से उनको फिर मध्य प्रदेश भेजा गया। इस तरीके की प्राइस पोस्टिंग्स भी जजेस को मिलती है। मैं वापस आरटीआई वाले मामले पे आता हूं। जो डेटा बिल है, आरटीआई डेटा प्रोटेक्शन का जो बिल है, वो जो आरटीआई को बहुत प्रभावित करता है, इसमें 2-3 पेज और हैं। नीति आयोग ने फॉर्मली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को जनवरी 2023 में 16 जनवरी 2023 में एक चिट्ठी लिख के ये बोला था कि अगर आप ये डेटा बिल लागू कर देंगे तो आरटीआई एक्ट बहुत ज्यादा वीक हो जाएगा, क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन जो आप पब्लिक ऑफिसर्स के खिलाफ इंफॉर्मेशन चाहते हैं वो इंफॉर्मेशन को नहीं मिलेगा। और उन्होंने सजेस्ट किया था कि इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशंस होने के बाद इस लॉ को लागू होना चाहिए। पर आपको पता है कि मोदी सरकार में सारे रूल्स तोड़ के फटाफट आनन फानन में वॉइस वोट से बिल पास करा दिए जाते हैं और उसकी रेप्रिकॉशंस नहीं सोची जाती। इसी में आपका भारतीय न्याय संहिता और सीआरपीसी के एक्ट और एविडेंस एक्ट को जिस तरीके से पूरा चेंज करके ओवरऑल करके नए लॉज ले आए, उसमें भी कोई समीक्षा नहीं हुई, कोई भी इंटर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, कोई जेपीसी नहीं बैठी, कोई ऑपोजिशन पार्टीज के लोगों से बात नहीं की गई। 2 महीने पहले मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक नया वर्जन डेटा प्रोटेक्शन बिल का नवंबर 2022 के बाद उन्होंने दिया है। उसमें फिर से उन्होंने ये कहा है कि आरटीआई एक्ट जो है उसको हम नहीं छेड़ेंगे। पर अगर वो आरटीआई एक्ट को नहीं छेड़ रहे हैं तो माधुरी पुरी बुच के मामले में इंफॉर्मेशन देने के लिए कॉमोडोर लोकेश बत्रा की आरटीआई पर क्यों जवाब नहीं दे रही है? ये खाली मामला सेबी का नहीं है, ये मामला मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का भी है। जब वही आरटीआई डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस में गई तो वहां से भी सेम जवाब आया कि ये इंफॉर्मेशन हम आरटीआई के तहत पब्लिक इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। तो इसका मतलब ये है कि जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स हैं उनके भी पर काट दिए गए हैं, आप कोई इंफॉर्मेशन कोर्ट से नहीं निकाल सकते। और नीति आयोग ने यह कहा था कि अगर आप इस तरीके की अमेंडमेंट आरटीआई एक्ट में डेटा बिल के जरिए कर देंगे तो जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स हैं उनकी पावर्स खत्म हो जाएंगी। करंटली सेक्शन 81J, जिसमें आरटीआई एक्ट में हवाला देते हुए कॉमोडोर लोकेश बत्रा की आरटीआई को रिजेक्ट किया गया, मात्र वो इंफॉर्मेशन क्या मांग रहे थे? वो डेट्स मांग रहे थे। उन्होंने ये नहीं कहा कि डिस्क्लोजर क्या है, वो डिस्क्लोजर नहीं मांग रहे थे, वो ये कह रहे थे कि आप डेट्स बता दीजिए किस डेट को जब ऑफिस एज्यूम किया माधुरी पुरी बुच ने, तो जो सिंगापुर में जो उनकी एडवाइजरी पार्टनर्स कंपनी है अगोरा पार्टनर्स, क्या उन्होंने उसका ब्यौरा दिया? या अगोरा एडवाइजरी जिसमें उन्होंने 2 करोड़ 60 लाख की रिटर्न फाइल की है, क्या उसका ब्यौरा दिया? जो ग्लोबल फंड में पैसा उन्होंने लगाया है, क्या उसका ब्यौरा दिया? या उसके बावजूद जो ब्लैकस्टोन में उनके हस्बैंड धवल बुच जो कंसल्टेंट हैं, और आपने रीड्स को प्रमोट किया अपने चेयरपर्सन के रहते। और सबसे बड़ा जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी के तहत केवी कामत साहब थे, उसमें माधुरी पुरी बुच उसमें चेयरपर्सन एससेबी थी। अदानी के खिलाफ 24 रिपोर्टों में 22 रिपोर्टों में डायरेक्ट माधुरी पुरी बुच
इन्वॉल्व हैं उस रिपोर्ट्स को सुप्रीम कोर्ट को देने के लिए, तो क्या सुप्रीम कोर्ट उन रिपोर्ट्स को वैध मान ले, मान्य मान ले, या सुप्रीम कोर्ट का दायित्व बनता है कि माधुरीपुरी बुच पर इतने सारे इल्जाम आ चुके हैं कि अदानी की जो इंक्वायरी थी हिंडनबर्ग रिपोर्ट की वो फिर से होनी चाहिए और सिरे से उस रिपोर्ट को फिर से एक इंडिपेंडेंट कमेटी द्वारा या पार्लियामेंट की कमेटी द्वारा या सुप्रीम कोर्ट द्वारा मॉनिटरिंग कमेटी द्वारा उसको करना चाहिए। आपका इस पे क्या कहना है? अदमित जी देखिए, जब पूरा वेल प्लान्ड क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी होती है तो उसमें सारे आवाम को ध्यान रखा जाता है। तो ये पहले से प्रोग्राम था, क्योंकि आप देखिए 10 साल पहले भी हम लोगों ने एक स्टोरी करी थी, इंडोनेशियन कोल का जो पूरा स्कैम चला, यहां से पैसा आना शुरू हुआ था, वो पैसा फिर रोटेट होने लगा और बिल्कुल 2015 में मोदी जी ने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बोला था कि हमने कम से कम 3600 ऐसी फर्म्स अब्रॉड बंद कर दिए हैं जो कि बोगस कंपनीज थी, शेल कंपनीज थी, वो कैसे ऑपरेट कर रहे थे। तो वो सारी जब कंपनियां, शेल कंपनीज बंद हो गई तो ये सब कहां से आई है? आप देखिए सारा ट्रांसपेरेंट है। आज अगर जीएसटी में रेट पड़ रही है तो ई वे बिल से आप ट्रांसपोर्टर को भी पकड़ रहे हो, सप्लायर को भी पकड़ रहे हो, सबको। इतना सारा स्ट्रिक्ट और ट्रांसपेरेंट होने के बावजूद ये सारे सब काम चल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि एवरीबडी इज हैंड इन क्लोज। अभी इनकी ट्रांसपेरेंसी थियरी के और एक इंफॉर्मेशन आपको दे दूं, एक 112 करके एक एप्लीकेशन है, आप डाउनलोड करके अभी देखिए। उसमें आपको पुलिस का काम है, हॉस्पिटल का काम है, आपको कोई इमरजेंसी है तो उसमें एक पूरा चार्ट आता है, उस पर आप प्रेस करिए। उसमें कंडीशन ये है कि अगर आपको कोई फोन पे रिस्पॉन्ड नहीं करेगा तो पुलिस या दैट डिपार्टमेंट विल इमीडिएटली कॉल यू बैक, आपका लोकेशन ट्रेस कर लेंगे और आपको हेल्प आ जाएगी। वो 112 में सर आप रजिस्टर ही नहीं कर पा रहे हो, मैं 15 दिन से ट्राई कर रहा हूं। तो आपने ये सब जो दिखावे के लिए किया है, आपने बोल दिया 130 किलोमीटर की स्पीड पे ट्रेन चलेगी, पब्लिक को पता है, लेकिन बोलेगा कौन? वो 60 का ही एवरेज उसका स्पीड आ रहा है। तो आपने मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा कर दिया है। अब ये मार्केट इन्फ्लुएंसर को, जो मैं वही आपको बता रहा हूं कि इन लोगों ने इतने लोगों को छूट दे दी है। अब ये इसका प्रोटेक्शन क्या करेंगे कि अगर इनको हम बंद करते हैं तो कम से कम 20,000 लड़के बेरोजगार हो जाएंगे। इसमें जिसको भी थोड़ा बहुत शेयर बाजार का मार्केट है वो डेफिनेटली पब्लिक को नॉलेज दे रहा है। वो नॉलेज कैसा दे रहे हैं कि आपको एक को 17 करोड़ और दूसरे को 12 करोड़ रुपए पेनल्टी डालनी पड़ रही है। तो व्हाट इज द क्वांटम ऑफ प्रॉफिट दैट दे हैव मेड? अब ये पैसा किसका डूबा है? सेबी का मेन पर्पस था कि जो अनएजुकेटेड प्लेयर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना है। तो ये ऐसा प्रोटेक्शन हो रहा है कि भाई आप किसी को, यू आर नॉट केयरफुल फॉर एनीबॉडी। और अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि आरबीआई और सेबी ने दोनों ने एक स्टेटमेंट दिया था कि 75% पीपल इनटू शेयर मार्केट टुडे आर गैम्बलर्स, उनको पता ही नहीं है। तो आप वर्ल्ड के सिनेरियो में बैठे हो, आप अगर ऐसी अपनी शेयर मार्केट के इन्फ्लुएंसिंग के मैसेज भेजते रहोगे तो वर्ल्ड आपको किस कैटेगरी में रखेगा? क्योंकि ये कोई टॉम डिक एंड हैरी का खेल नहीं है। शेयर मार्केट में आपको बहुत ही स्टडी करनी पड़ती है, आपको कंपनी का प्रोफाइल जानना पड़ता है, जो कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट दी है उसका स्टैंडर्ड क्या है, वेदर रियली दैट इज प्रॉफिटेबल की नहीं है। आपने यहां से एक शुरुआत की थी वाइब्रेंट गुजरात, इन्वेस्टमेंट, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, ये सारे इन्वेस्टमेंट में आपने जितना भी फिगर्स दिए फाइनली उसका 10 to 12% का भी फिजिकली इन्वेस्टमेंट आया नहीं, लेकिन आपका वो मार्केटिंग चल गया कि इतने इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं इतना। तो उसके नीचे जो एमपी एमएलए थे वो चिट्ठियां ले लेके पूरे एरिया में घूमते रहते थे। और आप देखिएगा ये सारे मेले जो है वो इलेक्शन के 1 आध साल पहले होते हैं, तो वो आके दिखा देंगे अभी आपके यहाँ पे मैंने 2 अप्रूवल दिए, यहाँ 2 फैक्ट्रियां आ रही हैं, ये डालेंगे वो डालेंगे, ये करके इन्होंने मार्केटिंग करा है। लेकिन अभी पब्लिक ओपन में आ गई, दे नो। और अभी रिसेंटली आज 5 बजे प्रोग्राम पे कर रहे हैं सर, 35,000 बॉयज वियतनाम कंबोडिया में फंसे हुए जिनको नौकरी के बहाने ले गए तो उनको साइबर क्राइम में धकेल दिया गया है। दे हैव बीन टेकन इन प्रिटेक्स्ट ऑफ जॉब। अब ये तो इंडियन एम्बेसी क्या कर रही है, व्हेन यू लैंड अब्रॉड तो आपको उधर बताना पड़ता है किस कंपनी ने आपको बुलाया, क्या आपको वो बच्चे नहीं मिल रहे, कहाँ है वो, क्या कर रहे हैं। तो अगर इतना अगर हमारा एक्सप्लॉइटेशन होता रहेगा तो कौन कंट्रोल करेगा इसको? मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर और बात करना चाहता हूं। सेबी की आज मीटिंग हो रही है, उनके एजेंडे में एफपीआईज का भी मामला है। एफपीआईज में डिस्क्लोजर नॉर्म्स को 2017-18 में हटा दिया गया कि जो डायरेक्टर्स या प्रमोटर्स हैं एफपीआईज के, उनकी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज ब्यूरो को नहीं भी होगी तो इन्वेस्टमेंट ले लेंगे। ये पहली बात क्यों हटाया गया? और दूसरी बात, अब उस डिस्क्लोजर नॉर्म को जुलाई में इनके सर्कुलर को फिर से
चेंज करके अगस्त में फिर से नया सर्कुलर आया जिसमें यह कहा गया कि इन एंटिटीज की कॉन्सेंट्रेशन होल्डिंग का कॉर्पोरेट ग्रुप और एक्सपोजर उनका डोमेस्टिक मार्केट का, कौन है वो लोग जो एफपीआई चला रहे हैं, उनका एक्सपोजर कितना है डोमेस्टिक मार्केट में, उनकी कंसंट्रेटेड होल्डिंग कितनी है। अब ये इंफॉर्मेशन जो है वो स्पेसिफिक एफपीआई की होनी चाहिए। तो 2017 में ये नॉर्म्स हटा के 2024 में अब किसके प्रेशर के अंडर ये नॉर्म्स को वापस लाया जा रहा है? कहीं ये इशारा अदानी की जो शेल कंपनीज हैं, जहां चैंग चोंग लिंग और उसका दूसरे शबन अली का नाम आया था, क्या अब स्विस बैंक के जो अकाउंट फ्रीज हुए, उनके बाहर के जो फॉरेन बैंक अकाउंट्स फ्रीज हुए, क्या उसके मद्देनजर अब अमेरिका का प्रेशर है कि सेबी को अब एफपीआई पे फिर से रूल बुक चेंज करनी पड़ रही है? ऑब्वियसली अब उस पैसे को रूट तो आपको करना है। आप समझ लीजिए यहां से पैसा आपके ऑलमोस्ट 50% प्रोजेक्ट्स आर नॉट प्रॉफिट मेकिंग। उन्होंने अभी तो वो 1000 डेज प्रोजेक्ट ही पूरा नहीं करा है। आपने इन्वेस्टमेंट्स कर लिए, आपने लीज पे जमीनें ली हैं, तो आपका इन्वेस्टमेंट दूसरे दिन से आपका एक्सपेंडिचर शुरू हो रहा है, इनकम नहीं हो रही। और यही प्रोग्राम था कि भाई फिर जितना भी पैसा बाहर पड़ा है वो सिस्टमेटिकली वापस आएगा, लेकिन सिचुएशन चेंज हो जाएगी, ये शायद एंटिसिपेटेड नहीं था। हिंडनबर्ग ने जो गड़बड़ कर दी उसके बाद सारा इंक्वायरी में चला गया, तो अब जो पैसा पड़ा है उसको किसी ना किसी रूट से वापस लाना है। तो ऐसे तो आप देखिए कि हिंदुस्तान में कितने लोग हैं जिन लोगों ने ऑलरेडी करके रखा हुआ है। अभी जैसे ज्यादातर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्होंने अपने एक आउट स्टेशन में जबल अली में या दुबई के किसी भी फ्री जोन्स के अंदर एक यूनिट लेके रखा है, और ईस्ट टू डू बिजनेस के चक्कर में उन लोगों ने बहुत रिलैक्सेशन दिए हैं। मैं 2.5 लाख रुपया लेके वहां पे लाइसेंस बना दूं, आई कैन गेट अ प्लेस टू ऑपरेट, चाहे मैं वहां बैठूं या नहीं बैठूं, आई कैन मेक द डॉक्यूमेंट। तो पहले इन्होंने डॉक्यूमेंट्स का ईज दे दिया, क्या ये कस्टम्स को नहीं पता था, डीआरआई को नहीं पता था? तो ये सारा कन्वीनियंस दिया ही गया एक आदमी के लिए, और उस चक्कर में सारे के नॉर्म्स फ्री हो गए। तो अभी ये पैसा कहीं ना कहीं से लाना है, तो ऑब्वियस होगा अगर एफडीआई पे आप इतना स्ट्रिक्ट रहोगे तो नहीं काम होगा। तो वो रिलैक्सेशन, और अभी तक हम देख ही रहे हैं सर, एयरपोर्ट के मामले में भी 2 से ज्यादा किसी को नहीं मिलना था, तो आपने वो नॉर्म्स हटा दिए क्योंकि आपको सारे एयरपोर्ट देने थे। तो चेंजिंग ऑफ द रूल्स बिटवीन द गेम ये बहुत ही कॉमन एस्पेक्ट हो गया, और ये तो होता ही रहेगा जी। लास्ट में चलते चलते सेबी ने 2 पब्लिश करी रिपोर्ट्स जिसमें उन्होंने कहा कि सिग्निफिकेंट लॉस हो रहा है रिटेल इन्वेस्टर्स को डेरिवेटिव मार्केट में। और लास्ट रिपोर्ट उनकी पिछले हफ्ते आई जिसमें 93% रिटेल इन्वेस्टर्स का डेरिवेटिव स्पेस में, जिसका आपने जिक्र किया, 2 लाख रुपए पर इन्वेस्टर नुकसान उन्होंने रिकॉर्ड किया है लास्ट 3 फिस्कल ईयर एंडिंग मार्च 2024। कलेक्टिव लॉस 1,80,000 करोड़, छोटा मोटा अमाउंट नहीं है डेरिवेटिव फ्रेमवर्क का। क्या सेबी पिछले 3 साल से इस डेरिवेटिव फ्रेमवर्क के ऊपर आंखें मूंद कर बैठी थी कि सडनली उनको याद आया कि ये तो 1,80,000 करोड़ का रिटेल इन्वेस्टर्स का एफएनओ में नुकसान हो रहा है? क्या कहेंगे इस पे आप? सर वो इनिशियली जो मैंने बोला वो उसी का बैकड्रॉप है कि $28 बिलियन का जो ये मार्केट है, मार्केट इन्फ्लुएंसर पूरी मार्केट चला रहे हैं, वो उनका अपना प्रॉफिट गेन करते हैं, वो इनको पता है। तो इन्होंने मार्केट इन्फ्लुएंसर्स को इतनी छूट दे रखी है। आप आज अगर वैसे नॉर्मली आप देखिए हर एक प्लेटफॉर्म पे इतने सारे मार्केट इन्फ्लुएंसर्स हैं, आपने पैसा कहां लगाया, आपने बैंक्स को दे दिया, वो अपना पोर्टल बना के वो भी आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, और दिन में जिस भी बैंक का आपने पोर्टल डाउनलोड किया आपको 50 मैसेज आते हैं, ये बाय करिए वो बाय करिए। तो अल्टीमेटली हु इज द अर्नर? तो दलाली तो पैसा खा रहा है, जो लगाया उसका तो टूटना है, लेकिन क्योंकि वो स्मॉल अमाउंट है। तो वही मैं बता रहा हूँ, $28 बिलियन का जो बेनिफिट है वो मार्केट इन्फ्लुएंसर दे रहे हैं, तो वो बेनिफिट तो मार्केट इन्फ्लुएंसर का ही प्रोटेक्शन देखेंगे, आपका नहीं देखेंगे, आपने क्यों लगाया पैसा। और आप देखिए तो इतने मिसकैलकुलेशंस होते हैं, आपको हर कंपनी का एक रिपोर्ट इतना अजीब मिलता है कि आप बोल देते हैं। और वही बोला 75% इन्वेस्टर डू नॉट नो व्हाट इज मार्केट, कैसे कंपनी चल रही है, उसका प्रॉफिट मेकिंग कितना है, उसका रेशियो कितना है, कुछ भी नहीं। 4 लोगों ने बोल दिया तो दे लीव इट टोटली ऑन द इन्फ्लुएंसर। तो इन्फ्लुएंसर का धंधा बहुत बढ़ गया है। $28 बिलियन इज नॉट स्मॉल मार्केट। तो मार्केट इन्फ्लुएंसर को आपने छूट दे के रखी है। उसके अलावा अभी आप बैंकिंग नॉन बैंकिंग पे आप करने, क्योंकि काफी नॉन बैंकिंग वाले भी इसमें आ रहे थे जो ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे थे। तो इसी आज की मीटिंग में शायद इस पे ये नॉर्म्स आएंगे कि नॉन बैंकिंग जो एस्पेक्ट्स इसमें आए उन पे शायद ये लोग ब्रेक लगा के ये छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर को बेनिफिट देंगे, ऐसा लग रहा है। ये इसी के चक्कर में मीटिंग हो रही। जी
गवर्नमेंट ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान माधुरीपुरी बुच पे नहीं दिया है। हालांकि 4 पब्लिक फंक्शंस ऑलरेडी माधुरीपुरी बुच अटेंड कर चुकी हैं और उसके बावजूद प्रेस से वो दूर हट रही हैं। पहले वो प्रेस से बड़ी फ्रेंडली होती थी, सारी जो सवाल पूछे जाते थे बड़े हंस के जवाब देती थी, अब वो प्रेस को अवॉइड कर रही हैं। इसका मतलब है उनको इंस्ट्रक्शन है कि प्रेस से कोई बात नहीं करनी है जब तक हम इसमें रिपोर्ट पे लीपापोती नहीं कर देते। हालांकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी लोक लेखा समिति जो है इस पर तुरंत प्रभाव से जब अक्टूबर में उनको बुलाएगी, परफॉर्मेंस रिव्यू करेगी, तो ये मामला पॉलिटिकल तूल पकड़ेगा और ये ऊंट किस करवट बैठेगा ये उस समय जाके पता लगेगा। हालांकि सेबी पर एक बहुत बड़ी आंच आई है, धब्बा आया है और उनको इस पे अपना आधिकारिक बयान देकर अपने को हटाना चाहिए, क्योंकि एक ऑटोनॉमस बॉडी है, उनका काम है छोटे निवेशकों को प्रोटेक्ट करना। मार्केट्स में इतनी वोलेटिलिटी, आप छोटे निवेशकों को प्रोटेक्ट करने की बजाय आप बड़े कॉर्पोरेट्स को समर्थन दे रहे हैं। गिरीश जोशी जी, इन सारे मामलों पर आज चर्चा में आपका रहना और आपने जितनी बातें बताई उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।